हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप 15 कंप्लीट कर दिया था, विच इज़ सब चैप्टर बोल सकते हो। ठीक है, पी ब्लॉक का एक सब चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो था हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे वीडियो उस पर बन गए, अराउंड 14 या 16 वीडियोस बन गए, सॉरी 15 या 16 वीडियो बन गए। अब यहाँ पे हम ग्रुप 16 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक जो भी है आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेके स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अभी ये जो अभी प्रॉपर्टी इसकी जब देखेंगे तो ये पूरा डेप्थ में नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो आपको समझ लेना है। वैसे तो देखे जाए तो पी ब्लॉक के अंदर जो ट्रेंडिंग है ना ग्रुप के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा सेम ही है, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, ग्रुप के बीच जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑफ दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुपों के बीच वो अलग होती है ना। जैसे कि अभी आगे हमने जो देखा, ठीक है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की बात करें तो उनमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो तो डिफरेंट ही होगी, लेकिन इनकी मैं बात करूं तो जो ट्रेंडिंग होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ग्रुप 16 जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, विच इज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑक्सीजन। ओके, और इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, विच इज अ ग्रीक वर्ड, चाल्कोजेंस। व्हाई, ग्रीक वर्ड है ये चाल्कोजेंस जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि यहां पे मैं लिख लेता हूं, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट all ores of element, like first is carbonates, second is sulfides, sulfates बोल दो, which then hydroxides. These all have oxygen and sulfur. ये सबके पास कुछ ऑक्सीजन और सल्फर होगा ही होगा। हमने बहुत सारी ऑर्स देखी है चैप्टर नंबर 6 के अंदर मेटलर्जी में। ठीक है, तो इनके अंदर कार्बोनेट्स में CO3 सल्फाइड में S, सभी के अंदर इसमें OH, तो सभी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन और सल्फर होगा, जो इस बोल सकते हो कि इस ग्रुप के एलिमेंट है मेन। ठीक है, तो इसीलिए इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। कॉपर के साथ सल्फाइड, कॉपर की ज्यादातर जो भी और होती है वो सल्फाइड और ऑक्सीजन से ही बनी होती है, तो उससे एक ग्रीक वर्ड में बना दिया चाल्कोजेंस। ठीक है, उससे ज्यादा हमको डेप्थ में नहीं जाना। चलो यहां हम इसके एलिमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज सल्फर, देन सेलेनियम, पोलिनियम, सॉरी टेलुरियम आएगा यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पोलिनियम, O S Se Te एंड PO। ठीक है, ये हमारा ग्रुप 16 है, विच इज ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन मुखिया है इसका। ठीक है, ओके, सीधी सी बात है। ट्रेंडिंग जो आप मैं आगे बताऊंगा, जैसे हमने ग्रुप 15 में देखा वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। अगर ऑक्सीजन की अकरेंस की बात करूं, ऑक्सीजन, you all know it exists in atmosphere in around approximate कितना है, कहीं पे 20 लिखा हुआ है, कहीं पे 21% लिखा हुआ है, which is second most abundant element आफ्टर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद
एटमॉस्फेयर के अंदर अराउंड 21% जो है वो O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और यू ऑल नो इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, which is O2, ओके। दूसरी मैं बात करूं, इट एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इन अबाउट नियरली 46.6% बाय मास। क्योंकि आपको मालूम होगा बहुत सारी जो भी ओर्स मिलती हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में भी होती है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, तो नियरली 46.6% जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ऑक्सीजन पाया जाता है, होता ही होता है, सबके ऑक्साइड ही मिलते हैं, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन अराउंड 86.6%, सॉरी 89% by mass in oceans। ओशंस के अंदर भी 89% क्या है, पानी है, और दूसरे 11% हो गए वो मिनरल्स ऐसा कुछ होंगे, ठीक है। तो 89% ओशंस के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म एंड ऑल्सो इन ट्राइएटोमिक फॉर्म which is O3, ओजोन। ओजोन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV रेज कमिंग फ्रॉम सन। ये तो हमको मालूम है, ओजोन लेयर वाला फंडा, ठीक है। तो इतनी अकरेंस है हमारे ऑक्सीजन की, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अकरेंस हमने यहां पे देखी। अगर मैं सल्फर की बात करूं, ठीक है, सल्फर की मैं बात करूं तो यहां पे सल्फर का यहां पे मैं लिख लेता हूं, सल्फर विच इज S, इट इज द 16th मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट exist in earth crust। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोले तो इसका कितना होगा, 0.01%, 0.03% से 0.1% इसका एबिडेंट होगा। इतना मतलब कि 16% जो है वो हमको मिलता है। यू ऑल नो कैसे मिलेगा, तो ओर्स रहती हैं जैसे कि सल्फाइड्स, सल्फेट्स और पायराइट्स एक्सेट्रा, इनके ओर्स में वो सल्फर हमको मिलता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म as protein, in protein लिखो, वो अच्छा रहेगा, प्रोटीन, ऑनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन वॉल्केनो एज H2S गैस। वॉल्केनो जो होते हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी बाद के जो सेलेनियम है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत ही थी, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है, ये जो तीन हैं दे एग्जिस्ट इन ट्रेसिस इन अर्थ क्रस्ट, बहुत ही ट्रेसिस में मिलते हैं, कम अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं
इसकी मैं बात करूं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थोरियम एंड यूरेनियम बाय रेडियो एक्टिव डेके। जब थोरियम और यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डेके करते हैं ना, तब जाके हमको ये मिलता है। ठीक है, सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात करूं तो ये दोनों तो साथ में मिलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड एज एनोड मड इन कॉपर प्योरिफिकेशन। वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला, कॉपर प्योरिफिकेशन वाला आपने चैप्टर नंबर शायद तो 3 स्टैंडर्ड 10 के अंदर पढ़ा होगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आता है प्योरिफिकेशन। जब मेटल का करते हो, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। क्योंकि कॉपर का एक एग्जांपल लिया हुआ है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव रहती है सीरीज में, वो हमने सीरीज देखी थी ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होती है, उस सीरीज के अंदर कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। इसलिए उसकी जो ये जो है प्योरिफिकेशन जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग मेटल, ठीक है, जैसे आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी में देखा, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है और उसके अंदर एनोड मड मिलता है। क्या मिलता है? एनोड मड। ठीक है, ऐसा एक सेल रहता है इलेक्ट्रोलिटिक। यहाँ पे जो है वो 2 चीजें लगाई होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें लगाई होती है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये प्योर, ये छोटी सी प्योर जो है वो कॉपर की ऐसे सली जैसी होती है, और यहाँ पे जो है वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर कॉपर का वो डाला हुआ है, बड़ा सा इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाता है कॉपर सल्फेट का प्लस H2SO4 का। ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ देंगे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही आप बैटरी स्टार्ट करोगे ना, तो कॉपर यहाँ पे जो इम्प्योर है ना, वो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cu2+ जो बचा ना, उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो Cu2+ इसमें चला जाएगा CuSO4 और H2SO4 के सॉल्यूशन में। क्योंकि H2SO4 सॉल्यूशन क्यों डाला हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा वो इजीली पास हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cu2+ है वो अपनी, उसके पास जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्योर, जो सोल्यूबल हो जाती है इसके अंदर, और एक होती है इनसोल्यूबल। ठीक है, जो सोल्यूबल होगी वो इसमें सोल्यूबल हो जाएगी, लेकिन जो इनसोल्यूबल है वो यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। जैसा अगर मान लो कोई चीज पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, तो वैसे नीचे बैठ जाती है, वैसे ही यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, अब ये Cu2+ क्या करेगा, अभी वो तो एक्टिव है, रिएक्टिव है ना, 2+ है, कैटायन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो वहां पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और Cu2+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। वो खुद जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं वो वापस से ले लेगा और सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी, ये जो इम्प्योर है उसकी डेंसिटी घटती जाएगी, और इसकी जो है प्योर कॉपर की जो डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी यहाँ से निकल रही है। अगर जो प्योर होगा, सॉरी, ये जो इम्प्योरिटी वो सोल्यूबल होगी तो इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगी, अगर इनसोल्यूबल होगी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, और प्योर कॉपर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे कॉपर हमको प्योर मिल जाएगा, जो कॉपर हमको वायर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी मिली वो किसकी होगी, ये सेलेनियम और टेलुरियम की होगी। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इट इज ऑब्टेन्ड एज एनोड मड, और इसको एनोड मड बोलते हैं क्योंकि एनोड के नीचे हुआ है, मड मतलब कि कचरा, जो इम्प्योरिटी है।
जो इसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल नहीं है तो इसको एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें सेलेनियम और सेलेनियम और टेलुरियम हमको मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चैप्टर मतलब कि 3 का है, 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कचरा हो गया, लेकिन वापस से मैं निकाल देता हूँ। ओके, चलो इतना नोट करो, फिर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है NS2Np4। NS2Np4 मतलब कि यहाँ पे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P के अंदर 4, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये लास्ट शेल ही होगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन में स्टेबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट इज लेस स्टेबल। क्या होगा? लेस स्टेबल होगा इन कंपेयर ऑफ G15 ग्रुप्स। ऑब्वियसली लेस स्टेबल होगा क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फील्ड थी ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है, सॉरी 8। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 ऐड करो तो 16, यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो 16, फिर यहाँ पे क्या करो, 18 ऐड करो, क्या हो जाएगा 18, 16 और 18 34, और यहाँ पे 18 ऐड करो, 18 2 52, ठीक है। फिर यहाँ पे 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा 484, ठीक है। ये मैजिक नंबर है पी ब्लॉक का, 8 18 18 32, और एस ब्लॉक और ग्रुप 18 का क्या था, 2 8 8 18 18, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रुप 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे इनर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन का 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे नियोन का तो 10 आता है, तो यहाँ पे हीलियम लिखेंगे, फिर यहाँ पे नियोन आएगा, फिर यहाँ पे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर रेडॉन आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे का कोई जरूरत है नहीं। ये क्यों लिखा, ये क्या बताता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, क्योंकि इनकी सभी की कंप्लीट होती है ना, इसलिए ये इनर नोबल गैस या बोल दो या इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं तो ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। अब हीलियम का 1s2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2s2 2p4, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। सेकंड मतलब कि सेकंड शेल तक आएगा। ये थर्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3s2 3p4, सेम ही है ना सबका, इसलिए। फिर यहाँ पे आर्गन का क्या आएगा 4s है ना, तो 4s2, पहले इसमें d भी आएगा, इसलिए 3d10 यहाँ पे लिख लेते 4s2 4p4, ठीक है। फिर यहाँ पे 4d आएगा, 4d10 4s2 4p4, एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। देन यहाँ पे पहले आएगा 4f14, फिर 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो फिफ्थ ग्रुप है ना, हाँ। फिर यहाँ पे 4f आएगा, फिर 5d10 6s2 6p4, ठीक है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ओके, ये मैंने आगे क्यों लिखा,
नो डाउट कि इससे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और सीधी सी बात है 5 शेल और 4 शेल में डिफरेंस ये है कि 5 जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, और 4 क्या होगा, न्यूक्लियस से नजदीक होगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। 4f 14, 5d 10, 6s स्क्वायर 6p4 बराबर है 4d 10, 5s2 5p4 ओके बराबर है। ओके चलो, अब यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, ये तो समझ में आ गया ना। अभी ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ तक होगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 तक, ये इसका 10 है ना, इसे इसका 18 वैसे ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे बता दी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी, यानी कि रेडियस का फंडा हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख ली, अब ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। ओके, तो सीधे हम एटॉमिक रेडियस पे चलते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो है वो है 66 पिकोमीटर, इसकी है 104 पिकोमीटर, इसकी 117 पिकोमीटर, इसकी 137 पिकोमीटर, और इसकी है 146 पिकोमीटर। ठीक है, ये रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस का ट्रेंड और इसका सेम ही होगा, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, जनरल जो हमने ग्रुप 15 में पढ़ा हुआ था, ठीक है, ग्रुप 15 के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ था वही ट्रेंड यहाँ पे होगा। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द एटॉमिक रेडियस ऑफ G16 इज स्मॉलर कंपेयर टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली से इनकी जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्यों, यहाँ पे लिख लेता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ना, और नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, वो तो सेम ही होता है। ठीक है, तो पीरियड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड। ठीक है, फिर अगर मैं ऐसी बात करूं तो ऊपर से नीचे जब जाओगे, टॉप टू बॉटम, द एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा ना। लेकिन यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक जो इंक्रीमेंट है वो मोर इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक लेस इंक्रीज, क्या हो रहा है, लेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा निकाल देता हूं मैं, ये लेस इंक्रीज हो रहा है। देखिएगा आप, ऐसा क्यों है, तो पहले बता दिया हूं, लेकिन वापस से यहाँ पे बता रहा हूं इसका जो रीजन है। हियर द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ S and P orbital are very high, so the size of sulfur increases in very high amount। क्या होगा इसका आंसर, यहां पे देखो आप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है वो क्या है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल बोल दो या फिर अल्टीमेट शेल बोल दो, इसे अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल जो है यहाँ पे 3D भी होगी, यहाँ पे 3sp3p, यहाँ पे 3D खाली होगी, खाली होगी ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, 2s 2p यहाँ तक ही है। लेकिन यहाँ जो अंदर है वो कौन है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 है ना, तो ये s और p क्या है, ये क्या करेंगे, इनको स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे।
क्योंकि एस और पी का बहुत ही पावरफुल होता है ना, ये शेल, इनर शेल है ये इलेक्ट्रॉन कूद के वहां चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, यहां से ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ये समझ में आया ना, देखो 66 से सीधे 104 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट बहुत ही कम है, यहाँ तो यहाँ बहुत ही इंक्रीमेंट कम है, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। अगर यहां तक की मैं बात करूं, इतना नोट करो। अब अगर इन दोनों केसेस की मैं बात करूं तो यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ इन दिस एलिमेंट्स द इनर orbitals are d and f orbitals which have less or negligible screening effect or inert pair effect बोल सकते हो। That's why the increment of atomic radius is not very high, बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होगा ये सभी का, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3D आ गए, ये शेल क्या हो गया, ये बाहर का शेल अल्टीमेट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है। इनर शेल को पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, ये 11th में सभी चीजें बताई थी, लेकिन तब आपको क्या बोल रहा है सर, बुक में तो है ही नहीं, तो है ही नहीं बुक के अंदर, है ना। तो इसको पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, ठीक है, इनर शेल भी बोलते हैं। इनर शेल में अगर डी या एफ होगी तो उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या फिर पेनल्टीमेट इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत ही कम लगेगा इनको, ठीक है। इसके अंदर 4d और 4f भी होगी, लेकिन यही कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इवन सेम इसमें भी होगा, क्योंकि डी और एफ होने से इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट होती ही नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोल दो, ठीक है। आप 11th केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ नाम दिया हुआ है। जब आप पी ब्लॉक स्टार्ट करते हो ना पार्ट 2 के अंदर, तब सिर्फ नीचे पहला पेज है, वहां पे छोटा सा सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन क्या है क्यों नहीं है वो कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है, ठीक है, क्लियर समझ में है। जनरल ट्रेंड है, इंक्रीज होती है, लेकिन यहां से यहां बहुत ही ज्यादा सडनली इंक्रीज होती है, देन इट रिमेन्स सेम, ठीक है, क्लियर। तो ये नोट डाउन करो। अब इसके बाद की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बनाओगे तो फिर बोर हो जाते हो, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है टॉपिक नया लेंगे, मतलब कि वही यही टॉपिक चलेगा अगले वीडियो में, ओके। पढ़ते रहिए।